हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिब्लिकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। साथ में आपको तैयार भी करवा देंगे। बहुत ही रिसर्च करके, बहुत ही खंगाल के मैं आपके सामने 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर 100 नंबर पक्का करना है तो सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। इस वीडियो में पार्ट 1 में मैं 25 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, फिर 25 क्वेश्चन पार्ट 2 में बताऊंगा, जिससे आपकी पूरी की पूरी बेहतरीन तैयारी हो जाए। फिर इसके बाद 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लघु उत्तरीय का, फिर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लेकर आऊंगा। इस तरह से आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न आपके सामने दो टाइप के प्रश्न लेकर आया हूं, निश्चित उत्तरीय प्रश्न और एक आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निश्चित उत्तरीय प्रश्न का मतलब यह है कि इसमें आपको एक लाइन में आंसर देना होता है जिसका उत्तर निश्चित होता है। जैसे मान लो अगर आपसे पूछ लेगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये निश्चित है। ठीक है, तो आपको उत्तर देना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। और अति लघु उत्तरीय में इससे प्रेरणा क्या है, ये आपका अति लघु उत्तरीय में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इस प्रकार से आप पेपर पैटर्न देख पा रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो 25 क्वेश्चन हैं इन सब का आंसर आइए अब देखते हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है, अभिप्रेरणा क्या होता है। ठीक है, अभिप्रेरणा अगर आपके क्वेश्चन में आएगा तो आप कैसे जो है इसे लिखेंगे और कैसे इसका आंसर देंगे, आइए अब समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं प्रेरणा यानी मोटिवेशन। अगर आपके जो है, अगर आपको लगता है कि आप जो है कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, कुछ मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपनी गरीबी को देखिए, अपनी मजबूरी को देखिए, अपनी स्थिति को देखिए और उस स्थिति, मजबूरी, गरीबी को देखकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करिए। कि 2025 का जो आपके समय है, ये 2025 आपके लिए अनमोल साल है। आप इसे बदल दीजिए पूरी तरह से, एक नई जिंदगी की शुरुआत करिए। कुछ ऐसा करिए जिससे आज तक कभी ना हुआ हो। मतलब ये है कि नई मुकाम को हासिल करिए। तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि मैं आपको थोड़ा मोटिवेट कर रहा हूं। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी बात को हम सुनते हैं ना तो अंदर से एक एनर्जी उत्पन्न होती है कि भाई कुछ करना है, कुछ बनना है। अब अपने परिवार के लिए बनना है, अपने लिए बनना है, अपने देश के लिए बनना है, कुछ करना है। तो ये जो अंदर से जुनून उत्पन्न होता है उसी को मोटिवेशन कहते हैं। अब यहाँ पे परिभाषा देखते हैं। मोटिवेशन या अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मैंने वही बताया आपको कि एक आंतरिक शक्ति है, अंदर से एक एनर्जी उत्पन्न होती है, भाई कुछ करना है, कुछ बनना है। समाज में बुराई बनकर नहीं रहना है, समाज में कुछ अच्छाई करना है, समाज को कुछ देना है, अपने परिवार को कुछ देना है, कुछ ऐसा करना है जो आज तक नहीं किया है मैंने। तो अब यहाँ पे आपको एक अंदर से एक एनर्जी मिलेगी। तो आप समझे कि एक आंतरिक शक्ति है जो मानव को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे समझ सकते हैं, एक अच्छे अंक पाने की जो है इच्छा छात्र को मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है, अच्छे अंक प्राप्त करना है, कुछ बनना है, तो आज आपको मेहनत करना होगा। और जब मेहनत करेंगे तो समझ जाइए कि अंदर से एक आवाज आएगी। अंदर से जो आवाज आएगी, समझ जाइए कि आपको कुछ अंदर से हिट कर रही है, प्रेरित कर रही है, जिससे आप कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप ले सकते हैं उदाहरण के माध्यम से। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने है, व्यक्तित्व क्या होता है। पर्सनालिटी, हर इंसान की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, अपनी एक पहचान होती है। आपका भी अपना एक पहचान होगा, आपका भी अपना एक नाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्तित्व आखिर होता क्या है, तो मैं सिंपल भाषा में अगर आप बताऊं तो व्यक्तित्व का जो विचार होता है, जो भावनाएं होती हैं, जो व्यवहार होता है, इनका जो है अद्वितीय या फिर संयोजन का व्यक्तित्व कहलाता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, अगर मैं इसको सेंटेंस को हटा दूं क्योंकि किताबी भाषा है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो विचार है, पर्सनालिटी कैसे झलकता है। जब आप किसी को देखते हैं उसके पहनावे से पर्सनालिटी नहीं झलकता है, उसके विचारों से झलकता है कि भाई क्या विचार है इंसान, क्या इंसान सोचता है। तो उसकी जो पर्सनालिटी है उसके विचारों से पता चलता है, उसकी भावनाओं से पता चलता है कि इंसान कैसा है, उसके व्यवहार से पता चलता है कि उसके व्यवहार कैसे है, उसके आधार पे उसकी पर्सनालिटी तय होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, इन सबका संयोजन मतलब कि इन सबका मिला हुआ एक रूप जो होता है, जिस व्यक्ति के पास में होता है वो व्यक्ति व्यक्तित्व होता है, उसकी पर्सनालिटी उसी प्रकार से दिखती है। तो इस प्रकार से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। बुद्धि की द्विखंड सिद्धांत क्या है।
बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत पूछा गया है। तो यहाँ पे बुद्धि को जो द्विखंड सिद्धांत है इसके दो भाग हैं। पहला एक समान बुद्धि, ठीक है, जो जी फैक्टर में आता है। दूसरा है विशिष्ट बुद्धि जो एस फैक्टर में आता है। उदाहरण के तौर पे गणितीय बुद्धि और संगीत बुद्धि दोनों अलग अलग अपने आप में होती है। यहाँ पे समान बुद्धि लगभग सभी के पास होती है, और जो विशिष्ट होती है मतलब कि भाई कुछ अलग होता है, कुछ हटके होता है। जैसे एक संगीत गाने वाला उसका अलग बुद्धि होगा, एक जो गणितज्ञ होगा उसका अलग बुद्धि होगा। तो इस प्रकार से द्विखंड आप यहाँ पे निर्धारित कर सकते हैं, बता सकते हैं, समान और विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, शिक्षा में अवरोधन क्या है? शिक्षा में अवरोधन अगर आपसे पूछता है तो ये क्या है? देखिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुराने और नए ज्ञान के बीच संघर्ष का जो है स्मरण बाधा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये है, एक पुराना ज्ञान है और एक नई ज्ञान है। जो आप बचपन से सीख रहे हैं वो आपकी जो पुराने ज्ञान है जो बचपन में सीखे हैं, फिर इसके बाद जब बड़े होते हैं तो कुछ नया ज्ञान अर्जित करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। अब जो पुराना है और जो नया है इसके बीच में संघर्ष चलता रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करूं, क्या ना करूं, किस रास्ते पे चलूं, किस रास्ते पे ना चलूं, क्या बनना है, क्या नहीं करना है। ये सारी जो बाधाएं होती हैं वो पुराने और नए ज्ञान के बीच उत्पन्न होता है। आपका सपना है कि मुझे जो है कुछ करना है, परिवार वालों का सपना है कि आपको कुछ करना है, तो उसके बीच में एक बाधा उत्पन्न हो जाती है कि करें तो क्या करें, समस्या आ जाती है कि करें क्या करें अब। तो यहाँ पे ये जो समस्या है इसी को शिक्षा में अवरोधन कहते हैं। अवरोधन का मतलब क्या होता है? रुकावट होना, कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, उसे अवरोधन कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों यहाँ पे आपदा, डिसास्टर क्या होता है, आपदा के बारे में समझना है। आपदा के बारे में यहाँ में लिखेंगे, यह प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं हैं जो समाज और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि भूकंप। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, आपदा को अगर मैं 2-3 लाइन में समझाऊं तो आप इतना समझ जाइए, आपदा का मतलब विपत्ति। कोई भी विपत्ति जो अचानक आती है तो उसे आपदा भी कह सकते हैं। जैसे मान लो कहीं बम विस्फोट हो गया, जो बम विस्फोट होगा तो अचानक हो कि बता के होगा, अचानक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपदा है इसमें जो बम विस्फोट हुआ है ये आपका जो है मानव निर्मित घटनाएं हैं। ठीक है, अब मान लो भूकंप आती है, भूकंप बता के आती है कि अचानक आती है? आपका जवाब हुआ अचानक आती है। इसका मतलब ये है कि आपदा जो होती है विपत्ति है जो सडनली यानी अचानक कभी भी आ सकती है, चाहे मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, वो कभी भी आ सकती है। तो ऐसी जो घटित घटनाएं होती हैं उन्हीं को आपदा कहते हैं। इससे जान माल की हानि होती है। अब चाहे पर्यावरण हो उसको भी नुकसान पहुंचता है, चाहे समाज हो उसको भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, अगर भूकंप आता है तो भूकंप जिस क्षेत्र में आएगा उस पूरे क्षेत्र में एनवायरनमेंट भी दूषित होगा और समाज भी प्रभावित होगा। तो आप इस प्रकार से आपदा को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, पर्यावरण शिक्षा क्या है? इन्वायरमेंट एजुकेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए ऐसे बढ़िया से और उसके बारे में लिखेंगे, पर्यावरण शिक्षा वह शिक्षा का क्षेत्र है जो पर्यावरण संरक्षण और उसके प्रति जागरूकता को बढ़ावा देती है। देखिए नाम से स्पष्ट है, पर्यावरण शिक्षा यानी शिक्षा किसके बारे में दी जाएगी? तो जवाब होगा पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण को कैसे सुरक्षित करना है, कैसे उसका संरक्षण करना है, कैसे उसका देखभाल करना है, कैसे उसके लिए जागरूकता बढ़ानी है, ये सारी प्रक्रिया, सारे प्रोसेस जो है पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। यानी जब आपको शिक्षा जब प्रदान किया जाए और वो भी इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में, तो ये शिक्षा पर्यावरण शिक्षा कहलाती है, क्योंकि आपको जिस शिक्षा दिया जा रहा है ये पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है भैया, चलिए आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या शिक्षा। अभी मैंने आपको बताया कि जो है पर्यावरण शिक्षा क्या होती है। अब यहाँ पे लिखा जनसंख्या शिक्षा, तो शिक्षा आपको किसके बारे में दिया जाएगा? जनसंख्या के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। यानी जनसंख्या में हम क्या अध्ययन करेंगे? जनसंख्या की वृद्धि, उसकी संसाधनों का उपयोग, उसका प्रभाव, उसका परिवार नियोजन, यानी सारी चीजें जो जनसंख्या से संबंधित होती है। जनसंख्या वृद्धि, जन्म मृत्यु दर और उसके बाद जो है परिवार नियोजन, जनसंख्या का जो
है संसाधन का जो प्रभाव पड़ता है, वो सारी प्रक्रिया जो है हम जनसंख्या शिक्षा में अध्ययन करेंगे। उसमें 2 लाइन लिख सकते हैं कि जनसंख्या शिक्षा लोगों के लिए, लोगों में जैसे जनसंख्या की वृद्धि, जन्म मृत्यु दर, संसाधनों का लोगों के द्वारा प्रयोग, परिवार नियोजन, इन सब का अध्ययन जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, बस काम कर देंगे, इतना काम हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रुचि के प्रकार बताइए। इंटरेस्ट, रुचि, आपकी रुचि किसमें है? जैसे अगर बताऊं कि आप के 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में से ऐसा कोई एक सब्जेक्ट जरूर होगा जिसमें आपको ज्यादा मजा आता होगा। मजा क्यों आता है? क्योंकि आपको उसमें रुचि है, पसंद वो चीज है, वो पढ़ने में आपको मजा आ रहा है। तो रुचि का इंटरेस्ट मतलब है कि आपको किस में इंटरेस्ट है। जैसे लोगों को लड़की में इंटरेस्ट होता है, लड़के में इंटरेस्ट होता है, किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, हर चीज में इंटरेस्ट होता है, सोशल मीडिया पे इंटरेस्ट होता है, शॉर्ट वीडियो में इंटरेस्ट होता है, रील्स में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक प्रकार की रुचि है। तो वही बताना कि रुचि कैसी होती है। तो देखिए यहाँ पे रुचि, यहाँ पे शैक्षिक रुचि, पहला एजुकेशन इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा, यहाँ पे एक ही पॉइंट लिखा है, अच्छा एक ही प्रकार लिखना है, एक ही प्रकार में शैक्षिक रुचि। शैक्षिक रुचि का मतलब ये है कि भैया आपको पढ़ने में रुचि है। कुछ लोग को पढ़ने का रुचि होता है, कुछ लोग को पढ़ने में रुचि नहीं होती, फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। तो शैक्षिक रुचि यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, कक्षा से बाहर अगर निकाल दिया जाए किसी को तो कौन सा दंड कहलाता है? तो उसको कहलाते हैं निष्कासन दंड, जो है एक्सक्लूजन पनिशमेंट दिया जाता है उसको, कि कक्षा से बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, यानी क्लास से बाहर निकाल दिया जाए किसी बच्चे को, तो कौन सा पनिशमेंट, कौन सा दंड कहलाएगा? तो निष्कासन। निष्कासन का मतलब बाहर निकाल देना। ठीक है, चलिए ये आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। नेक्स्ट आपके सामने है, स्त्री शिक्षा की समस्या क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी, ये सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। एक समस्या पूछा है, 2 समस्या पूछा है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखिए तो आपका पूरा का पूरा बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, प्रौढ़ शिक्षा के 2 देश का नाम बताना है। तो प्रौढ़ शिक्षा में जो यहाँ पे आता है भारत और ब्राजील, ये प्रौढ़ शिक्षा के 2 देश हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है? पर्यावरण शिक्षा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था इन्वायरमेंट की शिक्षा के बारे में, है ना। और दूसरी बात ये है कि जो है जनसंख्या शिक्षा के बारे में। अब यहाँ पे हम पर्यावरण शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा का वह क्षेत्र जो लोग पर्यावरण की समस्याओं को समझने, उनको समाधान में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें पर्यावरण शिक्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आराम से लिख सकते हैं। अब आता है प्रेरणा, मोटिवेशन। देखिए अभी प्रेरणा और प्रेरणा बात एक ही होता है, आंसर यहाँ पे बस अलग अलग तरीके से 2 बार पूछा गया है। प्रेरणा वह प्रक्रिया है जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सक्रिय करती है। सक्रिय करना, प्रेरित करती है, ठीक, एक्टिव करती है। तो अगर जो मोटिवेशन होता है, जब अंदर आ जाता है मोटिवेशन, तो भाई कुछ करना है, कुछ बनना है, अंदर जुनून पैदा हो जाता है। जो जुनून पैदा हो जाए तो समझिए कि अंदर से कुछ आपको मोटिवेट कर रहा है, कुछ ऐसी बातें जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रेरित कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण क्या हो, परिवार प्रदूषण, हाँ परिवार प्रदूषण क्या होता है अगर आपसे पूछता तो यहाँ पे लिखेंगे, यह परिवार के भीतर तनावपूर्ण संबंध और समस्याओं को दर्शाता है, जैसे घरेलू हिंसा। अब देखिए परिवार में भी आपके प्रदूषण देखने को मिलता है, लोग मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये भी तो तरह से समस्या ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ समस्या है। तो देखिए यहाँ पे जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, ये क्वेश्चन तो है यहाँ पे अलग आ चुका है, रुचि का अर्थ यहाँ पे, ठीक है, ये अलग है, ये रुचि वाले पार्ट का यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, दिक्कत नहीं है, बस समझ जाइए कि यहाँ पे ये अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे परिवार, अगर परिवार प्रदूषण की बात करें तो यहाँ पे परिवार के भीतर जो तनावपूर्ण संबंध होते हैं, समस्या को दर्शाता है, ये सब जो है परिवार प्रदूषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये रुचि वाला पार्ट का यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बुद्धि क्या होती है, इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो देखिए ये किसी समस्या को हल करने और सीखने की योग्यता जो है बुद्धि कहलाती है। बुद्धि से क्या करते हैं हम, अगर आपके पास दिमाग है, बुद्धि है, तो आप चीजों को समझेंगे, उस समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ नया नया सीखेंगे। तो ये सब क्या है, कैसे सीख रहे हैं, बुद्धि के माध्यम से सीख रहे हैं। जिसके पास बुद्धि नहीं है वो कुछ नहीं सीख पाएगा। ठीक है, वो समस्याओं का हल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, अधिगम, लर्निंग या सीखना क्या होता है। अगर अधिगम लर्निंग की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे, अधिगम या लर्निंग या सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें अनुभव या अभ्यास से व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है। देखिए सिंपल सी बात यह है कि जब आप जिंदगी में कुछ सीखते हैं, कुछ नया करते हैं,
तो आप जब नया कुछ काम करेंगे तो नया कुछ सीखेंगे, जब नया सीखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई देगा अपने अंदर, अपने आप को कुछ बदलना होगा, और जब बदलाव होगा तो उसका मतलब है कि आप जिंदगी में कुछ सीख रहे हैं। अगर आपका दोस्त आपसे कोई मिले कुछ साल बाद और आपसे कहे भाई तू तो बदल गया यार, तो बदल गया है, तो समझ जाए कि आपके अंदर कुछ बदलाव हुआ है, आप जिंदगी में कुछ सीखे हैं। अगर आपके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, वही दोस्त आपसे मिले 2-4 साल पहले, 2-4 साल बाद मिले और कहे भाई तू तो बदला ही नहीं यार, तू तो जैसा था वैसा ही है, तो समझ जाए कि आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से जब अपने जिंदगी में कुछ सीखते हैं, सीख कर कुछ परिवर्तन करते हैं, तो यही आपका अधिगम कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आ गया आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे है, निश्चित उत्तरीय प्रश्न टाइप के। यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी 1916 में। ठीक है, क्वेश्चन निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ऐसे आंसर लिखना है निश्चित उत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1986 में पर्यावरण से जो सुरक्षा अधिनियम जो है पारित किया गया। नेक्स्ट है बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रारंभ जो है उपनयन संस्कार से होता था। ठीक है, जो बौद्ध कालीन शिक्षा होती तो उपनयन संस्कार से होता था। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश, वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश 8 वर्ष की आयु में प्रवेश मिलता था। ठीक है, ये सब निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है वैदिक कालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं बतानी है, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है इस प्रकार से पूछेगा। वैदिक काल में जो है जो शिक्षा की 4 विशेषताएं, तो उसमें ये है गुरु शिष्य की परंपरा, गुरु होते थे, शिष्य होते थे, गुरु शिष्य को शिक्षा देते थे, और ये शिक्षा प्रक्रिया जो है इस प्रकार से चलती थी। जो गुरु होता था गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की जाती थी। मौखिक शिक्षा होती थी, मतलब कि जो है गुरु जो है एक पेड़ होता था, पेड़ के आपने देखा होगा बहुत सारे भक्ति धारावाहिक वगैरह में, एक पेड़ होता, पेड़ में एक चबूतरा टाइप का से बना होता है, और वहां पे गुरु बैठकर नीचे शिष्य बैठते थे, और फिर गुरु जो है मौखिक रूप से बताते थे कि ऋग्वेद के बारे में, वेदों के बारे में शिक्षा प्रदान करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से मौखिक शिक्षा होती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे धार्मिक ज्ञान पर बल दिया गया, आचरण निर्माण पर बल दिया गया। ठीक है, तो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा के 2 देश बताइए। पर्यावरण शिक्षा की 2 देश स्वीडन और जर्मनी, ये ऐसे देश है जो इन्वायरमेंट से संबंधित एजुकेशन को प्रोवाइड कराते हैं और अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। स्वीडन और जर्मनी दोनों यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण में अंतर बताइए। बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? देखिए, बुद्धि परीक्षण व्यक्ति के मानसिक योग्यता को मापता है। पहला पॉइंट, जो बुद्धि परीक्षण होता है वो इससे जांच ये होती है कि व्यक्ति की मानसिक योग्यता कितनी है, मतलब कितना व्यक्ति सोच सकता है, कितना समझ सकता है, ये उसके बुद्धि पर डिपेंड करता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण यह मापता है कि व्यक्ति ने किसी के विषय में कितना ज्ञान अर्जित किया है। उपलब्धि परीक्षण का मतलब यह होता है कि आपने कौन सी जो है उपलब्धि हासिल की है, कौन सी उपलब्धि प्राप्त की है, और उपलब्धि किसके आधार पर प्राप्त होगी? बुद्धि के आधार पे। तो जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति होगी वैसे उसकी बुद्धि होगी, और जैसी बुद्धि होगी वैसे उसको उपलब्धि प्राप्त होगी। ठीक है, आराम से चीजों को रिलेट करके समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया उदाहरण के तौर पे जो IQ लेवल होता है, बुद्धि और वार्षिक परीक्षा उपलब्धि, जैसे मतलब कि जिसकी बुद्धि होती है और जो वार्षिक परीक्षा होता है वैसे जो है आपकी उपलब्धि होगी। कहने का मतलब ये है कि जो जैसे जिसकी बुद्धि होगी वैसे वो बोर्ड परीक्षा में अपनी उपलब्धि हासिल करेगा। तो इस प्रकार से आप को समझ करके लिख सकते हैं, पूरा नंबर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है 24 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर चुका है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जब लेकर आएंगे तो आपके सामने और क्वेश्चन कवर करेंगे, जिससे जो है आप पूरा 50 क्वेश्चन तैयार कर ले। ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।